Hello everyone, good morning. So this is the third part of the video and this is the CTET 2019 paper 1. So today I will be discussing the question number from 91 to 120 and both the language Hindi and as well as English. So फर्स्ट वीडियो में अगर मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज पैराग्राफ क्वेश्चन है तो ये हमें सिर्फ खुद रीड करके हमें करना, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इसके आंसर्स हाईलाइट कर दूंगी तो आप इसको खुद रीड करके एक बार समझ सकते हैं. तो 91 में आप देखिए इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ. 92 का जो आंसर है दैट विल बी 1. इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन. जो यहाँ पे हमारे पेडागोगी के क्वेश्चन है या लैंग्वेज पेडागोगी के क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी. बाकी क्योंकि देखिए पैराग्राफ जैसे हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आती है या हमें वो पैराग्राफ में से क्वेश्चन का आंसर निकालने तो वो तो हम खुद कर सकते हैं. देखिए 93 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा बिकॉज अगर आप खुद पढ़ोगे तभी आपको वो समझ आ पाएगी चीज़ें. सो 93 का क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास थर्ड बोथ ए एंड बी आर ट्रू. एंड 94 का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ह्यूज. यहाँ पे देखिए मोस्ट सिमिलर वर्ड पूछा हुआ, मीनिंग ऑफ द वर्ड गैंगनेटिक. सो गैंगनेटिक का मतलब बेसिकली क्या होता है, सबसे बड़ा या ज़्यादा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेटेड यूज्ड इन द पैराग्राफ. सो यहाँ पे अगर हमारे पास 95th क्वेश्चन है तो इसका हम देखें तो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ हमसे अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट वर्ड सेकंड होता है यहाँ पे हमारे पास कि हम स्पिरिचुअल होना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया अनहोली. और इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 96. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर. तो यहाँ पे 96 में यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन से पार्ट में एरर होगा. सो आई एम नॉट इन द बेस्ट पोजीशन टू अवॉइड एडवाइस यू इन दिस मैटर. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन से पैराग्राफ जो कौन सा पार्ट है सेंटेंस का जिसमें मिस्टेक है. सो यहाँ पे आप देखेंगे आई एम नॉट इन बेस्ट पोजीशन, इन द बेस्ट पोजीशन आएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास यहाँ पे दिस पोर्शन ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग. सो आंसर विल बी द 2. Okay, 97 question. Which part of the speech is the underlined word in the following sentence? I don't know why he is so hostile to me. So यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो why है वो कौन सा पार्ट है स्पीच का. तो we are very much aware कि हमें जो ये हमारे पास वर्ड why हम यूज़ करते हैं तो ये these are called as adverbs. So this is your adverb. Okay, question number 98. Lake unconquerable refers to. ठीक है. So यहाँ पे वो किस लेक की बात कर रहा है यहाँ पे. तो जो पैराग्राफ का क्वेश्चन है तो इसमें हमें लेक मानसरोवर. ओके, क्वेश्चन नंबर 99. अकॉर्डिंग टू द कांगरी कारकोच लेगाचे लैम्बर्ट डज नॉट बिलोंग टू. तो देखिए पैराग्राफ का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स. मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ तो क्योंकि मैंने तो पैराग्राफ खुद पढ़ लिया था तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ. बेसिक पर्पज हमारा यहाँ पे जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं जो पेडागोगी के क्वेश्चंस हैं तो ये पैराग्राफ तो आपको खुद रीड करना पड़ेगा. हाफ अ लीग ऑनवर्ड ऑल द इन द वैली ऑफ डेथ रिडॉक्स इज द रोड द 600 फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड चेज ऑफ द गन. ये पूरा आपके पास यहाँ पे एक तरह की हमारे पास पोएम है तो उसका हमें आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढनी है. स्टेज हमें दे रखा हुआ है तो 100 का आंसर है द इम्पेंडिंग ऑफ द डेथ ऑफ द सोल्जर. एंड कोई जो 101 है इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. द मिलिट्री डिसिप्लिन टीचर्स ऑफ द सोल्जर. ये भी आपको यहीं से मिल जाएगा. टू एक्ट एक्टिवली इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. टू एक्ट टैक्टफुली इन द यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे ये हमें मिलिट्री एविडेंस आता है कि हमें जो भी हमें कमांडिंग ऑफिसर है हमें उसका फॉलो करना है, हमें ये नहीं कि हमें वहाँ पे क्वेश्चन करनी है. जो फॉलोइंग एडजेक्टिव डज नॉट अप्लाई टू द सोल्जर. यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इन प्रैक्टिकल. सो नेम द फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड इन द वैली ऑफ डेथ. सो यहाँ पे हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है दैट इज अ मेटाफर. मतलब वैली ऑफ डेथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे दैट दिस इज कॉल्ड एज मेटाफर. which literally device is used in the expression do to do and die. So यहाँ पे हम कौन सा this is alliteration. So this is a word we are using in the first stanza of the extract. The soldiers are they are seen riding fast for the enemy's territory. So in the multilingual classroom learners can interact. Yes, देखिए यहाँ से आपके पास लैंग्वेज के जो पेडागोगी है बेसिकली उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं. So let's start the 106th question. Okay, so in the multilingual class, the learners can interact in their own language and can be a mix of words
फॉर मोर फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। यस, अगर बच्चे मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम है तो बच्चे वहाँ पे एक ही वर्ड के लिए, एक ही चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेड टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम किस लिए करते हैं बच्चों के? टू फाइंड आउट द डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट विद द व्यू ऑफ प्लानिंग द रेमेडीज, कि हम बच्चों के पता लगा पाएँ कि बच्चे में गलती कहाँ कर रही है और उस गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं। स्ट्रक्चर अप्रोच गिव मोर इंपॉर्टेंस टू। स्ट्रक्चरल अप्रोच किसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देती है? रीडिंग एंड राइटिंग को। तो 109 विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे हम कौन सी जो है गिवन एक्टिविटीज़ में से मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ नहीं है। रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, दिस इज़ नॉट, मतलब इसमें से हमें मीनिंग नहीं निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है 110, comprehension is a skill of reading a piece of text closely to or intensely for the purpose of extracting specific information from the text। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वो क्या बात कर रहे हैं कि जो कौन सी comprehension है, लोकल, ग्लोबल, इन्फ्लुएंशियल और ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे लोकल जो है वो है रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास 111। इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच टीचर प्रोवाइड द सिचुएशन एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट। द टीचर्स कंटिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक, डायरेक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज टू द लर्नर। ठीक है, टीचर क्लास में एक वहाँ पे हमें सिचुएशन देंगे जिसके ऊपर हमें लिखना होगा। तो देखो टीचर दे रहा है ना, तो टीचर बच्चे को क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी राइटिंग हो जाएगी? गाइडेड राइटिंग। कंट्रोल राइटिंग में ये हो जाएगा कि हमने कंटाइंड उनको बोल दे कितने टाइम में ये इसी पॉइंट के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या बच्चे को दे रहे हैं कि हम बच्चे को वहाँ पे फीडबैक भी दे रहे हैं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं, एक्सप्रेशंस भी दे रहे हैं। तो वो फ्री राइटिंग, वो फ्री राइटिंग में भी नहीं आएगी। प्रोडक्ट राइटिंग होती है कि जिसका हमें कोई डिजायर्ड, हमने एक कहानी सोची, हम उसका रिजल्ट लिख रहे हैं। दिस इज अ प्रोडक्ट राइटिंग। ओके, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 5 टू रीड टेक्स्ट thoroughly, then she asked them to answer the question with reference to the context RTC, and in this process she is encouraging the student for, and what she is doing, she is basically giving the student for intense reading. The term comprehensible input is associated with, the comprehensible input is related with the Stephen Crush. So which of the following is not sub skill of reading? कौन सी इसमें से जो सब स्किल नहीं है रीडिंग की? दैट इज द ट्रांसक्रिप्टिंग, इज नॉट द सब स्किल ऑफ रीडिंग। कनेक्टिंग करना, प्रेडिक्ट करना, सिंथेसाइज करना, जो खुद का पढ़ा है उसको सिंथेसाइज अगेन करना, तो वो दैट विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ द रीडिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंस इन एनहांसिंग द स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन? तो इसमें से आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो हम अगर बच्चे को क्लोज एंडेड अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव नहीं होंगी। अगर बच्चे को हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स हैं जो वो इंक्रीज होती हैं। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। अब प्राइमरी लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज। सो हम प्राइमरी लेवल पे बात करते हैं तो जो लिटरेचर है वो किस तरह में हेल्प करता है? तो देखिए जो अगर हम प्राइमरी लेवल पे बात करते हैं तो लिटरेचर हेल्प इन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग द वेरियस, एज इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग द वेरियस जेनर्स। सो जो हमारे पास यहाँ पे हम अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 117। टीचर प्रिपेयर अ वर्कशीट एंड रिमूव every seventh word from the text, then she asked the learners to read the text. After that they were asked to complete the worksheet with missing word. The task given on the worksheet is a, so basically is a closed test। हम जैसे वो करते हैं कि हम बच्चे को बीच में हम जैसे गेम्स भी होती हैं जिसमें हमें कुछ वर्ड्स पुट करके उसको कंप्लीट करना होता है, तो इस तरह से वो जो क्विज क्लोज होता है वो इस तरह का टेस्ट होगा वो। ओके, सो 118 पे लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी मीन दैट। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो इट मीन दैट देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। आर्बिट्री का बात कर रहा है ना यहाँ पे, वो कह रहा है कि वो जो उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसके वर्ड्स के बीच में कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। सो द टीचर ऑब्जर्व दैट द प्रवीण कुड नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ द टॉपिक, हाउएवर शी वाज able to write it under adult or peer guidance, this is called as। देखिए यहाँ पे ये इस तरह का स्कैफोल्डिंग या सोशलाइजेशन है
तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा ही। तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, कि जब हम बच्चे को एक गाइडेड वे में जब बच्चा चलता है, किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो ये ध्यान रखना कि आपको ये स्कैफोल्डिंग वाला टॉपिक पता होना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है और कहाँ पे इसका यूज होता है। तो इसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। द पर्पज ऑफ टेक्सचर एक्सरसाइज इज नॉट टू, जो बुक के अंदर एक्सरसाइजेज होती हैं उनका क्या पर्पज होता है और क्या नहीं होता है। सो उनका बेसिकली देखिए, किसी भी चीज़ का हमें, चाहे वो कोई भी क्लास है, हमें मेमोराइज करने का पर्पज तो हमारा किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो मेमोराइजेशन तो हमारा होना ही नहीं चाहिए पर्पज। जैसे देखिए ये क्वेश्चन थे 191 टू 120 हमारे पास यहाँ पे थे, ये हम इंग्लिश के क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं बाद में हिंदी के क्वेश्चंस के ऊपर। सो ये देखिए यहाँ पे वो सेकंड आपकी जो लैंग्वेज है वो है। सो यहाँ पे हम सेकंड जो लैंग्वेज का पार्ट 5 लैंग्वेज 2 का, तो यहाँ से मैं अब डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 121 टू 150। अब हिंदी की मैं अलग वीडियो बना दूंगी, इंग्लिश की मैं वीडियो अलग बना रही हूँ। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 121 टू 128 चलते हैं। देखिए अब ये पैराग्राफ पूरा है, पैराग्राफ में पूरा पढ़ूंगी, डिस्कस करूंगी, उससे बेटर है कि आप इसको खुद पढ़ें एक बार। तो मैं आपको यहाँ पे इसके आंसर बता देती हूँ। अगर आपको चाहिए कि इसके आपको डिस्कशन के साथ चाहिए तो आई लेट मी नो, अदरवाइज मैं सिर्फ यहाँ पे भी आपको आंसर बता दूंगी। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वन 121 का। 122 में आपके पास आंसर आ जाएगा सेकंड, टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। एंड 123 में आपके पास आंसर आ जाएगा इनर फ्रीडम। 124 में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इज फॉल्स बी इज ट्रू। ओके 125 में हमारे पास आंसर आ जाएगा अटेम्प्ट। ओके सो यहाँ पे मोस्ट सिमिलर वर्ड पूछा गया है इंडर्स का। सो दिस इज अ मोस्ट सिमिलर वर्ड में हमारे पास क्या रहता है कि अटेम्प्ट का मतलब सेकंड ऑप्शन। विच अ वर्ड इज अ मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड शन इज यूज्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इसका अपोजिट वर्ड होगा वो कौन सा है। सो दिस इज योर वेलकम। ओके 127, क्योंकि शन का मतलब होता है बेसिकली आपके पास इग्नोर करना किसी को या मतलब रिजेक्ट करना हम बात करते हैं। तो 127 पे है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द कंटेनिंग एन एरर। ओके सो 127 क्वेश्चन पे अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास देयर इज नो डाउट दैट हार्ड वर्क पेव्ड द वे टू सक्सेस। देयर इज नो डाउट। देखिए इसका जो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें इसको तो दैट हार्ड वर्क ये भी ठीक है। पेव्स द वे टू सक्सेस, टू सक्सेस नहीं आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पोर्शन गलत है। सो फर्स्ट पोर्शन इज द रॉन्ग आंसर। इसी जगह फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी सही नहीं है, तो ये देखिए पैराग्राफ में से है, तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रही हूँ। सही थर्ड ऑप्शन, फ्रीडम इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लाइफ। Third portion is the right answer. Okay, so come to the question number 129 to 135. 129 से हम देखें which of the following is not have been mentioned in the passage. तो ये भी पैराग्राफ क्वेश्चन है। अब 129 का आंसर आपके पास आ जाएगा 4 the Himalayas form the back of the tour industry. So 130 पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे which of the following is false. So यहाँ पे अगर हम देखें तो climate changes has a little effect on the Himalayas. 130 पे they are asking the false statement. Okay, so question number 131, what is not so special about the Himalayas in the state of Uttarakhand? तो 131 पे हम देख लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा टू ह्यूज मिनरल डिपॉजिट। ओके 132 पे अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जेनरसिटी, बिकॉज वो पूछ रहे हैं मोस्ट सिमिलर वर्ड बाउंटी। बाउंटी का मीन्स मतलब हमारे पास जेनरसिटी, ऑप्शन नंबर 1। 133 पे अगर हम आ जाएं वापस तो हमारे पास अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है बेनेवोलेंट का। तो अपोजिट मीनिंग ऑफ बेनेवोलेंट हमारे पास हो जाता है मैवोलेंट। विच पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन द फॉलोइंग इज कंटेन इन, मतलब वहाँ पे हमें पूछा गया पार्ट ऑफ स्पीच। तो पेरिनियल स्ट्रीम, तो पेरिनियल का हमें पूछा गया कि ये कौन सा पार्ट है स्पीच का।
तो इसको हम देख सकते हैं कि दिस इज एडजेक्टिव. ओके, सो थर्ड in the 135 question, in the context of the passage which of the following is not true. तो 135 का आंसर हमारे पास है 3. ओके, 136 में हमारे पास आ जाएगा कि if teacher wants to create a language rich environment in her classroom, she should. So what she have to do? She provide opportunity where the language is seen, noticed and used by the children. लैंग्वेज डेवलपमेंट है तो हमें उस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान करनी पड़ेंगी. लिटरेचर फॉर द चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज एन, सो इट इज़ ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग लिटरेचर. 138 पे अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास ये क्या कह रहे हैं वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर द चिल्ड्रन. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो थेरेजर है वो जैसे पिक्चर बुक्स हैं, ये बच्चे के लिए काम होती हैं. मिस एंड लेजेंड है, बच्चे के लिए काम आती है. टेल ऑफ हीरोज एंड हिस्ट्रीज, ये बच्चे. पर थेरेजर इस तरह की डिक्शनरी की बात है तो बच्चों को किसी काम की नहीं है हमारे पास. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए. तो इसके साथ लिटरेचर फॉर द चिल्ड्रन, ये लिटरेचर नहीं है बच्चों के लिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रिंट रिच इन्वायरमेंट. सो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बच्चों के लिए वो कौन सी चीज़ है जो मतलब यहाँ पे प्रिंट रिच इन्वायरमेंट की कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है. तो 139 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वंस द मटेरियल इज पेस्ट ऑन द वॉल इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. कि ऐसा नहीं है कि हम एक बार जो चीज़ हमने अब स्टार्टिंग में सेशन के लगा दी तो अब वो उतारेंगे नहीं, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें. और टीचर गिव अ टास्क डायलॉग कंप्लीशन इन द क्लास 5. द रोल ऑफ दिस टास्क इन द लैंग्वेज लर्निंग विल बी. सो उसका रोल क्या होगा, टू फैसिलिटेट द conversation by giving specific language practices using the formulatic expressions. Okay, using realia or in the language class means bringing. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर क्लास में हम रियलिया का यूज़ करते हैं तो क्लास में क्या कर रहे हैं हम, रियल ऑब्जेक्टिव्स मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स को हम एज ए टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे अब रियलिया की देखो तो आपको यहाँ से समझ आ जाए कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ का वर्ड मतलब अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो यहाँ से सिर्फ ये चीज़ है कि आप ऐसी कुछ कोई चीज़ का यूज़ कर रहे हो, ऐसी चीज़ की क्लास में बात हो रही है जो रियल में है, तो मतलब वी आर यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स एज अ टीचिंग एड्स. सो मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट be used as a resource so every child feels secure and accepted. So 143, a language textbook of class 1 starts with the picture, poem and stories and with the alphabet in the end. So which approach does this kind of arrangement reflect in the language pedagogy? So यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं. बिकॉज हम बच्चों को पहले बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेके उसकी जिन चीज़ों को वो जानता है उन चीज़ों से लेके हम अननोन की तरफ लेके जा रहे हैं. सो while checking the notebook, the teacher observed that a child has repeatedly made some error in writing such as reverse image as B, D, M, W. The child is showing a sign of. किस तरह की डिफ़िकल्टी बच्चे में है, तो दिस इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड. देखिए यहाँ पे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये तरह की आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह की होती है ये. टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद द एक्शन एंड गेस्चर ऑफ द क्लास 3 स्टूडेंट. आफ्टर this she asked them to draw a picture on the story in the group. Why do you think that she asked them to draw pictures on the story? So why she is asking, she wanted to assess their comprehension skills of the story. Okay, so next is the 146. Active vocabulary consists of words which are. Active vocabulary का मतलब क्या है यहाँ पे, which words which are used frequently. The major aim of teaching poetry is enjoyment and appreciation. Okay, morpheme is the, so morpheme हम क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा फिनोमिनन या कौन सा ऐसा वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं. सो दिस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप. कि अगर हम बात करते हैं कि हम जब हम किसी भी चीज़ का मीनिंग निकाल रहे हैं तो हम उसके एक छोटी से छोटी यूनिट जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड morpheme. So a teacher of class 2 used learners knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learners language is used in the teaching learning as a, मतलब सिंपल सी बात है कि हमारी पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंग किया कि हमें बच्चे की जो मदर टंग है उसको यूज़ करके बच्चों को दूसरी हम उसको एज ए रिसोर्स यूज़ करके हमें बच्चों को दूसरी लैंग्वेज सिखानी चाहिए. तो दैट इज लैंग्वेज कैन बी यूज एज अ रिसोर्स. ओके, BICS stand for the basic interpersonal communication skills. So thank you very much. This was the portion of the English.
paper 1 CTET 2019 December. So in the next video I will be discussing the Hindi portion as well. Thank you.